अस्सलामुअलैकुम। तहरीक अदम एतमाद कामयाब या नाकाम खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मरकज़ो महवर बना हुआ है तहरीक अदम एतमाद के मामले को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं आर्टिकल 63A के हवाले से कि जिसकी तशरीह होनी है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में इस रेफरेंस की समाअत भी कर रहा है, लेकिन तमाम सियासी जमातों के होते हुए अब सबसे मुश्किल मरहला उन लोगों के लिए है जो अपनी जमात को छोड़कर अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। क्या उनके लिए वाकई आसान होगा कि वो वोट कास्ट भी कर लें, उनका वोट काउंट भी हो जाए और बाद में उन पर किसी भी किस्म की कोई सज़ा का तयन ना हो सके कि वो नाअहल होते हैं या वो नहीं होते हैं? आज एक बड़ा अहम मामला है, इस पर हम कानूनी नुक्ता भी जानेंगे और जो इस वक्त इस्लामाबाद की फ़ज़ा बदली हुई है उस पर भी बात होगी। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान तक यानी कि हुकूमती जमात का जलसा किस सूरत में, इस पर भी बात होगी। लेकिन तो आर्टिकल 63A ये मामला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कानूनी माहिरीन भी मौजूद होंगे और सियासी जो हालात बदल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अज़द सिद्दीक एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया अज़द साहब आपके वक्त का। और बाबर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ है लाहौर के। आपका भी बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब। और इस वक्त आपको बताएं कि समाअत का आगाज़ हो गया है और जो जवाब हैं वो भी जमा करवाए गए हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी। और इस वक्त अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पर मौजूद हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच आज इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल भी हम ले रहे हैं। नईम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जी नईम, आगाह कीजिएगा, समाअत का आगाज़ हो गया है आज इस अहम केस से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, इस वक्त समाअत का आगाज़ हो चुका है। हमारे कैमरामैन हमें दिखा सकेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है और इस समाअत का आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 के लिए दायर सदारती रेफरेंस में 4 सूबों और ICT को भी फ्रीक बनाया था। तो अब तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने सदारती रेफरेंस पर दलाइल का आगाज़ कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब पहले हम आपको सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमने सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर रखे हैं। क्या आप समझते हैं हम सूबों को भी नोटिस जारी करें? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा मेरे ख्याल में सूबों का किरदार नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा हर अदालत की स्वाबदीद है और वज़ारत आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीकें जमा नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सही नईम असगर हमें आगाह कर रहे थे इब्तदाई तौर पर के दौरान जो गुफ्तगू हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल की, उससे मुतालिक आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नईम आपका। और इस वक्त हम बात करेंगे क्योंकि कानूनी मामलात हैं। अज़द सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़द साहब, एक जानिब तो अब जवाब भी जमा हो गए, अपोजिशन ने भी कर लिया, बार ने भी अपना जवाब कर लिया है जमा, लेकिन बार बार ये बात की जा रही होती है कि किसी को वोट डालने से तो नहीं रोका जा सकता, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन जो बाकी सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाए गए हैं वो बड़े अहम हैं कि किसी की नाअहली और फिर ताहयात नाअहली, और फिर अगर ये वोट है तो मजमूई तौर पर पार्टी का वोट है तो इस वोट को काउंट किया जा सकता है या नहीं, ये एक अहम मामला है। तो कानून इस हवाले से क्या कहता है? बहुत शुक्रिया। मैं खबर दे दूं कि वोकला के बहुत बड़े धड़े जो आसमान जहांगीर ग्रुप के खिलाफ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया उन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है इसको वो ऑन नहीं करते हैं। तो डिवीजन वोकला के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ गई। अच्छा। और एक और बात बड़ी आई है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो पिटीशन दायर की गई है उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की अप्रूवल कोई नहीं है। 22 मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी के, तो और ये सियासी जमात का एक एजेंडा है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बज़ाहिर जो इस वक्त है वो एक सियासी जमात का आलाकार बन चुकी है और वो किरदार अदा करती है। जहां तक दूसरी बात है ना कि वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, उसमें भी इंटरप्रिटेशन अब सामने आनी है। बुनियादी तौर पर अगर आप आर्टिकल 17 को आर्टिकल 95 के साथ पढ़ेंगे, पार्टी लीडर ने जब एक टिकट दिया, उस टिकट पे इलेक्शन लड़ा, तो आपने एक मुआहदा कर लिया, एक बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसको जब आप मिलाकर पढ़ेंगे
आर्टिकल अपने ओथ के साथ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता था कि आर्टिकल 63 मौजूद है, मैंने पार्टी लीडर के अगेंस्ट, यानी बाकी सारे आप राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये राइट आइन ने कहा ये आपके पास नहीं है। आप अपनी पार्टी लीडर की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात है कि अगला सवाल ये है कि अगर मैं प्री वोट की बात भी कर रहा हूं और पोस्ट वोट की बात कर रहा हूं कि वोट डालने से कबल भी इसका इतलाक होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहस अब फाइनली जारी होगी और वो सामने आ जाएगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपने जो मुआहदा किया हुआ है उस मुआहदे के तहत मुआहदा तोड़ नहीं सकते। अगर कोई मुआहदा तोड़ना चाहता है तो उसको रोका जा सकता है। इसीलिए जिनको शोकाज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर पार्टी लीडर जारी कर दिए हुए हैं, उनका जवाब 28 तारीख तक मानना है और एविडेंस काफी आ चुकी है इस हवाले से, पैसों के लेन देन के हवाले से। इसी को अगर थोड़ा सा कनेक्ट कर लें, ख्वाजा अहमद तारक रहीम का केस और मोहतरमा बेनज़ीर का जब इनकी असेंबलियां वक्त से पहले टूटी थी तो उस वक्त लफ्ज ब्राइबरी का भी इस्तेमाल हुआ और कहा गया कि ये ना ये जो डिफेक्शन है, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, अदम एतमाद के हवाले से जो इस्तेमाल किया जाता है मेंबरान को, इनके खिलाफ सख्त कानून साजी होनी चाहिए। इसी बुनियाद पर आर्टिकल 63 आया और आर्टिकल 63 की अगर स्पीचेस पढ़ लें आप, वसीम सजाद का बयान है, उसने लफ्ज कैंसर इस्तेमाल किया, इसके लिए ब्राइबरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है और वहां पर इंटेंशन यही थी कि इनको रोकना है। और मिसाल के जमहूरियत में भी यही तय था। दो अहम इशू थे, एक तो आपने अदम एतमाद का साथ नहीं देना किसी तरह से भी, और इसको साथ 58(2) भी डाइल्यूट किया गया था, जिसमें वक्त से पहले 3 साल से पहले असेंबलियां डिसॉल्व हो सकती थी। तो हमें ये हिस्ट्री में जाना इसलिए जरूरी है कि एक तो वोट डालने से रोकने की बात है और इसमें वजह यह है कि आर्टिकल 63 के साथ नेशनल असेंबली के रूल्स में तरामीम नहीं कर सकी। अगर नहीं भी तरामीम हुई तो स्पीकर के पास इख्तियार कई हवाले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर पार्टी लीडर लिख दे उनको कि जनाब ये डिफेक्शन कर गया, इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है, इनको वोट डालने से रोका जाए, तो स्पीकर इस पर रूलिंग दे सकता है, स्पीकर उनको वोट डालने से रोक सकता है। वो जाएं जाकर चैलेंज करें किसी तरह से भी। और दूसरी जहां तक बात है तहरीक आदम एतमाद के बारे से मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ गया, एक 186 का तशरीह है और स्पीकर ने इस पर पहले राय ली थी वजारत कानून के साथ और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से। उन्होंने कहा कि इस मामले में एम्बिग्यूटीज हैं, ग्रे एरियाज हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 186 के तहत जाते हैं। तो फिर सदर पाकिस्तान को कहा गया और ये रेफरेंस फिर इसी बुनियाद पर दायर किया गया है। तो इसलिए अगर चाहे तो स्पीकर ये भी रूलिंग दे सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 186 के ऊपर अपना वर्डिक्ट नहीं आता, ओपिनियन नहीं आता, तो मैं तहरीक आदम एतमाद फिक्स ही नहीं करूंगा। वो रूलिंग हो जाए जहां मर्जी चैलेंज करें, आपके पास इख्तियार मौजूद है। और दूसरी जो बात आप साथ आ जो आपने स्पेसिफिकली सवाल आपका है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है, अगर बंदा वोट डाल देता है या और वोट जब डाल देगा तो डिस्क्वालीफाई होगा, ये कब कितने टेन्योर की होगी? क्योंकि वोट एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तहत लेके आया है, वो अमानत है। जब अमानत में खयानत करें तो आप सगेशियस राइटस ऑनर्स एंड मीन नहीं रहते। तो आर्टिकल 62(1)(f) अट्रैक्ट होगा। 63(a) के साथ आप 62(1)(f) को जब पढ़ेंगे तो उसमें 62(1)(f) की समीउल्लाह बलोच के अंदर तहयात नाअहली तय हो चुकी है। ये फॉरएवर है कि एक बंदा जो अमीन नहीं है तो वो अपना कल कैसे अमानतदार बन जाएगा। उसको पता होना चाहिए कि उसने ये काम नहीं करना। अगर वाकई पार्टी लीडरशिप से एतराज़ात हैं उसको, तो एतराज़ात में इस्तीफा दे, ये राइबटी दी हुई है, और जाकर नया इलेक्शन लड़े, नया मैंडेट लेके आ जाए। लेकिन उस मैंडेट को आप अपनी पार्टी के खिलाफ वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सियासी जमात हो। यानी आज मिसाल के तौर पर तहरीक आदम एतमाद आती है तो दूसरी सियासी जमातों से लोग अगर नहीं पहुंच सकते असेंबली के अंदर पार्टी डायरेक्शन के बगैर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सही, ये इतना मामला सादा नहीं है जितना वो लग रहा था पहले बाबर डोगर। अब ये पहले सियासी मामला था, फिर कानूनी मामला और आईनी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जहां लग रहा था कि चीज़ें शायद अब चंद दिन में क्लियर हो जाएंगी। अब इतनी पेचीदगी शायद लग रही है कानूनी कि ये ना तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट से पहले अपोजिशन की जीत कहा जा सकता है, ना ही हुकूमत की हार कहा जाएगा। देखिए, ये फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है क्योंकि मामला सदाती रेफरेंस वहाँ पर चला गया। लेकिन जिस तरह से अदर सदीक साहब कह रहे हैं, इसकी मैं आर्टिकल 63(a) मेरे सामने पढ़ा हुआ है और वहाँ पर बड़ा क्लियरली मुदस्सर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आर्टिकल 63 का अगर आप देखें कि तो उसमें बड़ा क्लियरली है कि
अगर वो वोट डालता है या वोट नहीं डालता, कंट्रेरी टू दी डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी हेड, यानी कि पार्टी हेड की मर्जी के बगैर अगर वो बुलाता है तो वोट डालने आता है या नहीं आता, तो फिर डिक्लेरेशन होगा कि वो जो है वो डिफेक्टर है, कि वो उसका वोट काउंट होगा। जब वो वोट काउंट होगा तो उसके बाद वो डिफेक्ट होगा, उसके बाद पार्टी है जो उसका डिक्लेरेशन जारी करेगा। तो चीज़ें तो आइन में बड़ी क्लियर लिखी हुई हैं, बस उसकी इंटरप्रिटेशन जिस तरह से मर्जी करें, फाइनल जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आइन में उसकी जो तशरीह है ना वो बड़ी क्लियर है। आइन बड़ा क्लियर है इसमें कि जनाब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और मनी बिल में, इन 3 मौक़ों पे डिफेक्शन हो सकती है। डिफेक्शन क्लॉज जो अप्लाई करेगी और वो वोट डालने के बाद की है, वोट डालने से पहले की नहीं है। स्पीकर किसी को पहले रोक नहीं सकता। अगर वो आ गया है, जब वो पार्लियामेंट में आ गया, असम्बली में आ गया, तो उसका वोट काउंट हो गया, उसके बाद उस पर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो अप्लाई होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। और जब वो पहुंच गया तो वोट तो उसका काउंट होगा। वो किस तरह से स्पीकर रूलिंग दे सकता है कि नहीं उसका वोट काउंट होगा। और फिर अटॉर्नी जनरल जो वो बड़ा क्लियरली इस पर कह चुके हैं कि जनाब वोट तो काउंट हो जाएगा। सिर्फ इशू ये है कि आइन खामोश है कि डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत कितनी होगी, क्या 5 साल होगी, ताउमर होगी, या ये वाली टर्म जो है ये होगी। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। नवाज शरीफ और जहांगीर 3 वाले इशू पे वो ताउमर कर चुके हुए हैं। अब जो यहाँ पे जो आइन कहता है वो ये कहता है कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, वो वेरी करेगा। कुछ कईयों को 5 साल की हुई, यूसुफ गिलानी को, लेकिन बाबर साहब ये भी तो आर्टिकल 95 भी तो है ना, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बार का तो मौक़िफ़ ये है कि ये इनफरादी तौर पर ये मामला होगा, पार्टी का वोटिंग। लेकिन 95 जो आर्टिकल है वो भी ये भी बताता है ना कि अगर ये कोई वोट है तो ये पार्टी का वोट है, किसी शख्स का इनफरादी वोट नहीं है। मुदस्सिर साहब, पार्टी का वोट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो आइन कहता है कि जनाब अगर वो डिफेक्शन किस चीज़ पे लगनी है, डिफेक्शन वोट डालने पे लगनी है, सही, डिफेक्शन उसके बगैर नहीं लग सकती। ये जो पीटीआई ने उनको नोटिस पहले ही जारी कर दिए हैं, मेरा मतलब भी तो वो डिफेक्ट हुआ ही नहीं है। वो तो डिफेक्शन तो तब लगेगी जो पार्लियामेंट के अंदर जाके वोट डालेंगे, जब अभी तो वो बाहर ही हैं, इन्होंने उसको नोटिस, जब वो वोट डालेंगे उसके बाद उनको नोटिस जारी होगा, उसके बाद पार्टी हेड जो है उसका डिक्लेरेशन जारी करेगा। स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर वो डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन दोबारा उस बंदे को नोटिस करेगा, उसको सुनेगा, उसके बाद फैसला करेगा कि ये जो डिफेक्शन लगी है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये वैलिड है या इनवैलिड है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। स्पीकर का ऑफिस एक डाकखाने का रोल प्ले करेगा, इससे आगे उसकी अहमियत नहीं है। मेन चीज़ है पार्टी हेड जिसने डिक्लेरेशन जारी करना है। डिफेक्शन जो है वो असेंबली के अंदर होनी है, उसके बाद डिक्लेरेशन जारी होना है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला करना है। चीज़ें क्लियर हैं, बल जो चीज़ क्लियर नहीं है इस पर तो अटॉर्नी जनरल तो इस पर मान चुके हैं, वो बात कर चुके हैं। जो चीज़ क्लियर नहीं है वो ये है कि ये जो नाअहली होगी, क्या ये जो क्या 1 टर्म की होगी, 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, ताहयात होगी, इसको क्लियर करना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मामला ये है कि ये असल में क्लैरिटी ये होनी है कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग इस वक्त अपनी पार्टी से मुनहरिफ हैं उनके लिए मुश्किल है, बाकी तो चीज़ें जो है अपोजिशन जो चाह रही है अदम एतमाद में वो वोट हासिल कर लेगी, बाद में कोई बचेगा नहीं बचेगा वो तो मामला अलग है। गुलाम मुर्तज़ा, ये अब कानूनी मामला है, अजहर साहब भी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है हमारी गुफ्तगू के दौरान, लेकिन इस सारे अमल में जो लोग इस वक्त मुनहरिफ होकर गए, कुछ तो अल-ऐलान सामने आ गए हैं, कुछ खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो भी नाराज़ अरकान में शामिल है। फहरिस्त लंबी चौड़ी आपके पास भी हमारे पास भी कुछ नंबर्स आ गए। तो अब ये चक्कर ये है कि अब ये सिर्फ इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा नहीं होगा। इस सारे अमल में जो इत्तेहादी हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो बड़े खामोश हो गए एकदम से, 2 दिन हुए। इत्तेहादियों की तो खामोशी जो है वो आज शाम तक इंशाल्लाह वो सामने आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने बुनियादी जो इसके हवाले से फ़ैसला था वो कर लिया हुआ है और तमाम लोग चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनके हाथ पे बैत हैं। तमाम के तमाम जितने
इत्तेहादी हैं, और उनमें से सिवाय फहमीदा मिर्ज़ा साहबा के बाकी तकरीबन 18 वोट जो हैं वो इस वक्त तक चॉइस शुजात हुसैन साहब के साथ हैं, और वही ऐलान करेंगे कि वो किसके साथ हैं। और उन्होंने काफ़ी हद तक अपने बयानात से, अपनी बातों से और अपनी मुलाकातों से ये वाज़े दिया है कि वो कहाँ पे खड़े हैं। और दूसरी बात जो हज़रत सदीक़ साहब ने अभी कर रहे थे, हमने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को कवर किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) की या दीगर जो केसेस आइनी कानूनी नुकात के ऊपर कवर किए हैं, हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक बहुत ही अहम नुक्ता होता है, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स। वो ये देखते हैं कि कानून साज की क्या नीयत थी, और कानून साज की नीयत के हवाले से जब भी कोई बात की जाती है तो फिर वहाँ पे फ़ैसला वो किया जाता है जो इस हवाले से कानूनी और आइनी अपना इख्तियार रखता हो। हमने इस हवाले से जितने भी केसेस, इससे पहले बहुत सारे केसेस आते रहे हैं कानूनी आइनी नुकात के हवाले से, ये सिविल लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नुक्ता है, ये इसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि इसको फ़ौजदारी आप रंग दे दें, ख़यानत मुजरमाना करार दे के, या आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर कहा जा रहा है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक बंदे का होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो बिटवीन द टू पार्टीज़ होता है। दूसरी पार्टी कौन है? क्या दूसरी पार्टी एग्रीव्ड नहीं है? क्या उनके मसाइल, उनके साथ जो वादे वईद किए गए थे वो हल नहीं हुए, तो क्या वो हक़ नहीं रखते अपना मुआहदा तोड़ने का? तो मुआहदा तो ये तो नहीं है कि मुआहदे में हुकूमत के पास ही सब कुछ है और उन लोगों के पास भी है। ये तो दो पार्टियों के दरमियान मुआहदा होता है, सिंगल पार्टी मुआहदा तो होता नहीं है। तो ये अब 2-3 पॉइंट्स ये हैं। तीसरा बहुत ही अहमियत का हामिल है कि जब कोई भी काम हो जाता है सिविल नोयत का, तो उसके बाद वो रेमडी के लिए आप वहाँ जाते हैं कि इस हवाले से ये रेमडी है। अभी तो खैर आज जलसे के हवाले से फ़ैसला होगा कि JUIF और जो PTI है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, उनके जलसे रैलियाँ किस वक्त तक ख़त्म होंगे और कब तक। तकरीबन 48 घंटे पहले तक, जब वोटिंग अगर 29 को होनी है तो 27 की रात को 12 बजे तक तमाम की तमाम ये इस तरह की रैलियाँ और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर 30 को होती है तो 27 की शाम तक, 28 की रात तक ये चीज़ें ख़त्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ये डिसाइड करेगा, उसके बाद डिसीजन होगा कि क्या वोट डालने से पहले रुकन कौमी असम्बली उसको किसी भी तरह से कहा जा सकता है कि आप नाअहल हैं, या आप किसी भी लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जी आप वोट नहीं डाल सकते, या रोलिंग दी जा सकती है। तो कल एक पत्ता जो है अपोजिशन के पास बड़ा मजबूत मौजूद है कि अगर इत्तेहादी फ़ैसला कर देते हैं तो अक्सरियत तो खैर वैसे भी हुकूमत जो है वो खो चुकी है, अगर इत्तेहादी भी दिखा देते हैं तो फिर तो किसी तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली की ज़रूरत ही नहीं रहती कि उसका वोट लिया जाए या ना लिया जाए। इत्तेहादी अलहदा होंगे तो अल्टीमेटली आपको उसका रिज़ल्ट सामने नज़र आ जाएगा। तो तीसरी जो ये कहा जा रहा है कि जी ये फॉरएवर होगी, लॉन्ग टर्म होगी, 5 ईयर्स होगी, टर्म्स क्या इसकी डिसाइड करेंगे। इस लिहाज से अगर टर्म डिसाइड करने के लिए इस मौके पे जो सवाल उठाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नमाज़ें छुड़वाने गए तो रोज़े गले पड़ गए कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन इस केस में अहल हो जाएं अगले इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये भी चीज़ें जो हैं, ये सवालात हैं, ये भी आने वाले दिनों में अगर ये इस केस की समाअत जो है वो मेरे ख़्याल में पार्शली होगी, पहले वोटिंग करवा ली जाएगी और इसका फ़ैसला कर दिया जाएगा कि कौन नाअहल हो सकता है वोट डालने के बाद या वोट डालने से पहले। तो बाकी समाअत मेरे ख्याल में ये बाद में चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ हो सकती है अजहर साहब, एक चीज़ हो सकती है कि अगर ये केस की समाअत चल रही हो तो स्पीकर के पास ये इस्तेकाक होगा, इख्तियार होगा कि वो कहे कि जब तक ये फ़ैसला नहीं होता तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम रूलिंग कोई नहीं देते हैं। क्या ऐसा भी मुमकिन होगा? अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं जो कि नाज़रीन सारा प्रोग्राम लाइव आपके देख रहे हैं। जी। जो सवाल ताहियात नाहली का नहीं है, सवाल यहाँ पर 2 बड़े अहम आए हैं कि एक देखें, एक है वोट डालने का अमल, एक है नाअहली का बात के वो डाल सकता है नहीं डाल सकता, डिफेक्शन तो बात की बातें हैं। तो ये सवाल दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं ओपिनियन के अंदर। एक में जो कि गुलाम मुर्जा भाई ने कह दिया कि अपना नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कोई फायदा हो जाएगा। पहली तो बात है यहाँ आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से अपना इंटरप्रिटेशन नहीं आई है, और वो भी 5 मेंबर बेंच ने फैसला किया हुआ है।
अगर वो डिविएट होना है या सेट असाइड होना है, लार्जर बेंच उसके लिए चाहिए। तो ये खुशफहमी किसी की रहनी नहीं चाहिए कि इसमें आगे तायात नाली के हवाले से मामला आ जाएगा। दूसरा जो बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, हम बात नहीं समझ रहे। डिफेक्शन है बात का अमल, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया और कॉन्ट्रैक्ट पे बाइंडिंग है, आपने 3 चीजों की खिलाफवर्जी करनी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही नहीं सकते। क्या होगा, आप सीट छोड़ के चले जाएंगे। आप ये कहें कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के डिफेक्शन कर जाऊंगा, कानून की ये मंशा नहीं है। अच्छा अजहर साहब, बड़ी अहम आपने बात कर रहे हैं। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। जी अजहर साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर। अच्छा देखिए, बात ये है, अब हमको बड़ा एक अहम इशू समझना है। अब मैं सियासी जमातें जो हैं, जरा आप छांगा मंगा की सियासत, सवात और उसमें चले जाएं तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने ये डिफेक्शन होने नहीं दे रही, फ्लोर क्रॉस होने नहीं देना। फ्लोर क्रॉस जरा समझना है क्या डिफेक्शन क्या। आप असेंबली के फ्लोर पे इकट्ठे होते हैं, 2 पोर्शन बनते हैं, एक तरफ कहते हैं हम अदम एतमाद वाले, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम अदम एतमाद के खिलाफ हैं। जब दोनों फ्लोर पे एक बंदा वोट डाला नहीं है और वो जाके उनके साथ खड़ा हो जाता है तो डिफेक्शन यही हो गई है। ये ज़हन में रख लीजिएगा, अभी वोट नहीं डाला उसने, लेकिन जब फ्लोर पे दूसरी सियासी जमात के साथ जिन्होंने कहा है वो उनके साथ खड़ा हो गया, ये हो गई। और अब इसको जरा पीछे ले आए कि तमाम मेंबर्स जो इनसे डिविएट कर रहे हैं उन्होंने फ्लोर तो क्रॉस कर लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि असेंबली में नहीं खड़े, असेंबली से बाहर खड़े होकर उन्होंने वो फ्लोर क्रॉस कर लिया, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। और कॉन्ट्रैक्ट मैं कह रहा हूँ ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अगर खत्म करना है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी में अजहर सिद्दीक साहब, मैं यहाँ आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। मैं आपसे एक यहाँ सवाल जानना चाहूँगा। ये पार्लियामेंट जो होती है इसमें क्या कलेक्टिव विजडम होता है या इनफरादी तौर पे अपना जो विजडम है वो यूज़ होता है? तो क्या हम 170, 72, 74 लोगों का अगर एक पार्टी के इतने वोट हों तो वो एक हाथ में दे देंगे आप, और वो भी बंदा फैसला करेगा कि जो भी करना है जो नहीं करना? ये कैसी कलेक्टिव विजडम होगी? मुदस्सिर एक और चीज़ देखें, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है एक इंडिविजुअल के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूटेगा? में ये कहता है जो 63A का जो B सेक्शन है, वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, वोट डालता है या वोट नहीं डालता इन दी हाउस कंट्रेरी टू द डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लिमानी पार्टी, कि पार्लिमानी पार्टी ने जो हदायत दी हैं उसके खिलाफ जाके वोट डालता है या वोट नहीं डालता, तब वो डिफेक्ट करेगा। ये इसकी वजाहत भी ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है वो तब जाके टूटेगा। सही जी अजहर साहब। देखिए मैं फिर जरा आसान सादा लफ्ज़ में समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 इशू हैं, एक है वोट डालने का अमर, एक है कि वोट डालने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन। मैं तो अभी वोट डालने से वोट डालने तक आया हूं। मेरा केस ये है कि आप वोट पार्टी के 3 शक्ल में वोट नहीं डाल सकते, अदम एतमाद पे या एतमाद के ऊपर और मनी बिल के ऊपर। ये 3 चीजों पे आइन आपको रोक रहा है, उसके बाद डिफेक्शन है। सर नहीं रोक रहा, आइन कह रहा है कि वोट डालेंगे तो डिफेक्शन होगी। डोकर साहब, अगर वो वोट डालता है, की तरफ आता हूं अभी आपको आपके नजरिए को, अगर अजहर सिद्दीक साहब अगर आपके नजरिए को दुरुस्त मान लिया जाए, फिर मेरे ख्याल में 3-4 लोग ही काफ़ी हैं। पार्लियामेंट का इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? एक नवाज शरीफ को ले आए, एक इमरान खान को ले आए और एक मौलाना फजल मान को ले आए। उनके सारे लोग होते हैं, इन 5 लोगों को विजडम बना के तो इन्हीं के फिर फैसले करते जाएं। पार्लियामेंट की क्या जरूरत रह जाती है? सवाल ये नहीं है, मैं फिर समझ रहा हूँ, पूरी पार्लियामेंट में हजारा काम कर रहे हैं लेकिन डिफेक्शन के काम में नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। आप फिर व्हाई वी आर डिफेंडिंग डिफेक्शन, हम क्यों डिफेक्शन को डिफेंड कर रहे हैं? अगर इनके जमीर इतने जिंदा थे तो तरीका कर दिया हुआ है, भाई जाएं जाकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, इस्तीफा दें और नया इलेक्शन लाके लड़ लें। वो तो देखिए दूसरा फिर मैं दोबारा आसान लफ्जों में बताता हूँ फिर कि आपको वोट नहीं डालना 3 शक्ल में। आप 1 लाख काम कर सकते हैं लेकिन ये 3 काम आप नहीं कर सकते। ये आइन ने कतगन लगाई है कि 3 चीजों में, मिसाल के तौर पर आप असेंबली का बजट पास करने आए हैं और एक पार्टी के लोग उठते हैं, पूरे मुल्क की किस्मत का सवाल उस पे है, वो कहते हैं हम नहीं डालते,
आप अंदाजा लगाएं। वो कहते हैं हम नहीं डालते तो पूरा मुल्क कैसा आपका चलेगा, कयास और अनारकी हो जाएगी। इसीलिए इन 3 शक्लों के अंदर आइन ने जिम्मेदारी ये लगाई है कि आपने पहली बात तो है वोट डालना नहीं है, आप फिर जबरदस्ती वोट डालते हैं जाकर, इसके बावजूद तो फिर डिफेक्शन आएगी। अभी तो हम रुके हुए हैं कि वोट डालना, यानी आप तो कह रहे हैं वोट डालेगा, मैं ये कह रहा हूं कि वोट डाल सकता। आइन ने कदगन लगाई, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसका, ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग इस तरह से इसको तोड़ नहीं सकता। अगर इसको तोड़ेगा तो इसकी सजा वो होगी, इससे वापस आ सकता है, इस्तीफा दे आए और आगे नई पार्टी में चला जाए। Why we are supporting a defection? हम क्यों डिफेक्शन को सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री बड़ी भरी पड़ी है, बड़ी खतरनाक और भयानक हिस्ट्री है इस हवाले से। छांगामांग के साथ तमाम सियासी जमातों ने पता नहीं किस मुंह से डिफेंड करते फिर रहे लोग। और दूसरी बात आ जाए, अगला सवाल है कि चले इसके बावजूद, और मैं एक और बताता चलूं आपको, यहाँ पर नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो सियाह सफेद का मालिक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्टी लीडर के तौर पर लिखते हैं कि मैंने इनको शोकास किया, मैंने इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है, इनको वोट ना डालने दें। स्पीकर के पास इख्तियार है, वो इनको वोट डालने से रोक सकता है। जाएं जाकर आप चैलेंज करें, जिस अदालत में भी चैलेंज करना चाहते हैं, स्पीकर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। और स्पीकर तो सर, आप देख रहे हैं ये कि स्पीकर साहब की ये इख्तियारात किस तरह से सामने आते हैं, और जो डिफेक्शन के मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आएँ तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, मेरा ख्याल है उस डायरेक्शन में चीज़ें चलेगी। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे, बाबर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ थे, गुलाम मुर्तज़ा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।